हेलो एंड कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं आशीष और आप देख रहे हो बायोलॉजी वाला। मैं आपके लेकर आया हूं नई वीडियो जिसमें कि हम पढ़ रहे हैं जेनेटिक्स वाला चैप्टर, जिसकी ये सेकंड लास्ट वीडियो है। इसके बाद एक और वीडियो आने वाली है और इसमें वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा। पूरा चैप्टर हमने एनसीईआरटी का कवर किया है। इससे पहले के सारे चैप्टर्स को कवर कर लिया, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाकर के देख सकते हैं। और 11th क्लास को भी हम साथ साथ पढ़ा रहे हैं। 11th क्लास वाला सिलेबस, उसमें भी हमने टिश्यू वाले चैप्टर तक, एनिमल टिश्यू वाले तक कंटिन्यू किया है। तो उसका भी लिंक मैंने प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां पे जाके देख सकते हैं। साथ ही साथ आपको क्वेश्चंस की वीडियो, नीट में आने वाले इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स की वीडियो भी लगातार इस चैनल पर मिलती रहेगी। तो होप सो आपको मेरा चैनल अच्छा लगेगा। तो और आप बस लगातार अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, देखिएगा वीडियोज को और कमेंट करके बताइएगा और क्या आपको चाहिए। तो थैंक यू सो मच। आज की वीडियो देखते हैं, शुरू करते हैं। टॉपिक हमारा म्यूटेशन। यहाँ लिखा है हेडिंग म्यूटेशन। म्यूटेशन इज अ फिनोमेनन वेयर which results in alteration of DNA sequence and consequently results in change in all the genotype। अब आप एक बात समझने की कोशिश करो, मसला क्या है। मसला ये है कि म्यूटेशन, आपको बता दूं क्या होता है। जैसे डीएनए होता है आपका, डीएनए के अंदर होने वाला सडन जो चेंज होता है, अचानक जो डीएनए अंदर चेंज होता है, जिसके अंदर उसमें जो कोड होता है वो कोड तुरंत से बदल जाए और एक नया प्रोटीन सीक्वेंस बन जाए, या फिर प्रोटीन सीक्वेंस ना बने। मतलब डीएनए जो है उसकी प्रोटीन बनाने की जो कैपेबिलिटी है, उसके अंदर जो प्रोटीन्स की इंफॉर्मेशन है, वो इंफॉर्मेशन किसी तरीके से बदल जाए। उस इंफॉर्मेशन, वो पूरा इंफॉर्मेशन बदल जाए, या फिर कुछ ऐसा हो जाए कि प्रोटीन बनना बंद हो जाए, या फिर ऐसा हो जाए कि कुछ भी चेंज हो जाए। वो क्या कहलाता है? म्यूटेशन कहलाता है। कई तरह का म्यूटेशन हो सकता है, जैसे कि यहाँ पर हम एक दो के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ दोबारा पढ़ते हैं, लिखा क्या है। लिखा है कि म्यूटेशन इज ए फिनोमेनन which results in the alteration of DNA sequence and consequently result in the change in the genotype। अब देखो यार, ऐसा है, जब प्रोटीन की स्ट्रक्चर चेंज होगी तो जीनोटाइप तो बदल ही जाएगा। सॉरी, जब डीएनए चेंज होगा तो जीनोटाइप तो बदल ही जाएगा, एंड द फिनोटाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, और कैरेक्टर भी बदल जाएगा। इन एडिशन टू रिकॉम्बिनेशन, म्यूटेशन इज अनदर फिनोमेनन दैट लीड टू वेरिएशन इन डीएनए। एक तो ये है कि रिकॉम्बिनेशन जो होता है, क्रॉसिंग ओवर वगैरह होता है, दूसरा होता है म्यूटेशन। ये दोनों ही जो है आपके क्या करते हैं, वेरिएशन लाने में मददगार साबित होते हैं। ह्यूगो डिवरीज नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस फिनोमेनन को बताया था, म्यूटेशन को। उन्होंने कहा था कि म्यूटेशन एक ऐसा फिनोमेनन है जो कि आपका वेरिएशन लाने में मददगार होता है। एज यू लर्न इन चैप्टर 6, आगे आने वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे, द वन डीएनए हेलिक्स रन कंटिन्यूअसली फ्रॉम वन एंड टू एन अदर एंड ईच क्रोमेटिड इन ए हाईली सुपरकॉइल्ड फॉर्म। देयरफॉर लॉस, डिलीशन और गेन, इंसर्शन, डुप्लीकेशन ऑफ ए सेगमेंट ऑफ डीएनए रिजल्ट इन अल्ट्रेशन इन क्रोमोसोम। थोड़ा बहुत अगर डीएनए में कहीं कुछ डिलीट हो जाए, कुछ इंसर्ट हो जाए, कुछ नया जुड़ जाए, कुछ हट जाए, कुछ डबल हो जाए, कॉपी हो जाए, उसकी वजह से डीएनए में होने वाले जो चेंज होंगे उनसे क्रोमोसोम में परिवर्तन हो जाता है। सिंस जीन्स आर नॉन लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम, आपको पता है जीन कहाँ होते हैं, क्रोमोसोम का पार्ट होते हैं। अल्ट्रेशन इन क्रोमोसोम रिजल्ट इन द एबनॉर्मेलिटीज और एबर्शंस, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम ये होंगी कि जीन जो है वो बदल जाएंगे, जिसकी वजह से जो है आने वाला जो लक्षण है, आने वाला जो कैरेक्टर है, वो भी बदल जाता है। क्रोमोसोमल एबरेशंस आर कॉमनली ऑब्जर्व्ड इन कैंसर सेल। इन एडिशन टू द अबव, म्यूटेशन आल्सो अराइज ड्यू टू द चेंज इन सिंगल बेस पेयर ऑफ डीएनए। दिस इज नोन एज पॉइंट म्यूटेशन। तो यहाँ पे सवाल जो समझने वाला एक है वो ये है कि अगले आने वाले चैप्टर जो है, नेक्स्ट चैप्टर, उसमें हम इसको कवर करेंगे पूरी तरह से, पर यहाँ पर लिखा है पॉइंट म्यूटेशन। तो ये है कि अगर मान लो एक सिंगल बेस पेयर डीएनए का, जैसे मान लो ये डीएनए है आपका, और इस डीएनए के अंदर मान लो यहाँ पर ए टी बेस पेयर है या जी सी है, तो मान लो अगर यहाँ जी बदल जाए तो सी भी बदल जाएगा। और अगर ये बेस पेयर में परिवर्तन आता है तो इसे हम कहते हैं पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन आपका डिलीशन हो सकता है, या तो ये डिलीट हो जाए यहाँ से, या फिर नया इंसर्ट हो जाए तो इंसर्शन हो सकता है, सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, इसे उठा करके कुछ और लिख दिया जाए, ए टी जी सी की जगह ए टी हो जाए तो ये सब्स्टिट्यूशन होगा। तो पॉइंट म्यूटेशन में आपका क्या हो सकता है, सिंगल बेस पेयर का चेंज होगा। एंड ए क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ सच म्यूटेशन इज कॉल्ड एज सिकल सेल एनीमिया। आगे वो टॉपिक आएगा, उसको हम पढ़ेंगे। डिलीशन एंड इंसर्शन ऑफ बेस पेयर ऑफ डीएनए कोज फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। इसको मैं आपको समझा देता हूं थोड़ा सा, यहाँ पर आगे भी बताऊंगा। फ्रेम शिफ्ट का मतलब ये होता है, मान लो ऐसा है कि ये डीएनए का सेगमेंट है, और इस डीएनए के सेगमेंट में ऐसा हुआ है कि मान लो यहाँ पर ए है, यहाँ टी है, यहाँ जी है, सी है तो जी है, टी ए टी जी सी जी जी, इस तरह से है। और मान लो यहाँ पर हमारा ये डिलीशन हो जाए। ये डिलीशन होने की वजह से क्या होगा, एक मान लो एक कोडोन इतना लंबा होता है, 3 न्यूक्लियोटाइड बेस का होता है, मतलब 3 बेस पेयर्स का होता है एक कोडोन। एक दूसरा कोडोन ये था, तीसरा कोडोन ये था,
मान लो यहाँ पर डिलीशन हो जाता है तो हमारा जो कोडोन है फिर वो बन जाएगा ये, यानी कि जो आपका जो अगले वाला पूरा फ्रेम है डिलीशन के पॉइंट से आगे आने वाला पूरा फ्रेम जो है वो एक पॉइंट आगे शिफ्ट कर जाएगा। और या फिर मान लो यहाँ पर एक नया इंसर्शन हो जाता तो भी आपका आने वाला जो कोडोन है, मतलब आने वाले जो आपका फ्रेम है पूरा का पूरा, ये आगे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, या तो आगे पीछे शिफ्ट हो जाएगा, मतलब पूरा फ्रेम बदल जाएगा, मतलब पूरा प्रोटीन जो बनाने वाला जो इंफॉर्मेशन है वो पूरा बदल जाएगा एट द पॉइंट ऑफ म्यूटेशन। म्यूटेशन की पॉइंट से आगे सारा बदल जाएगा, इसी को अपन कहते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। ठीक है ना। चलिए यहाँ लिखा है कि इसको हम चैप्टर 6 में पढ़ेंगे, तो मैं आपको चैप्टर 6 में ये पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा भी। The mechanism of mutation is beyond the scope of this discussion at this level. However, there are many chemical and physical factors that induce mutation. बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो म्यूटेशन करती हैं, उन्हें म्यूटाजेंस कहते हैं। म्यूटाजन जो है वो केमिकल हो सकते हैं, फिजिकल हो सकते हैं, यूवी रेज हो सकती हैं, एक्स रेज, गामा रेज, ये सब हो सकते हैं। तो ये लिखा है कि यूवी रेडिएशन कैन कोज द म्यूटेशन इन ऑर्गेनिज्म, इट्स ए म्यूटाजन। तो यूवी भी एक म्यूटाजन है। इसी तरह से बहुत सारे डाई, बहुत सारे केमिकल्स भी ऐसे होते हैं, मस्टर्ड गैस, एक्रिडीन डाई, बहुत सारी, तो वो आपके क्या होते हैं, म्यूटाजेंस होते हैं। कुछ वायरस भी जो है ऐसे होते हैं जो म्यूटेशन कोज करते हैं, तो डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ से एक नंबर का सवाल आ सकता है, म्यूटाजन क्या है, तो आप बता दोगे कि भाई म्यूटाजन वो सामान होता है जो म्यूटेशन कोज करता है। क्लियर है। आगे है जेनेटिक डिसऑर्डर्स, हेडिंग है पेडिग्री एनालिसिस। तो भैया देखो, ये एक अच्छा टॉपिक है, इसको आप थोड़ा ध्यान से समझेंगे तो आपको आएगा। पहले मैं आपको यहाँ पे क्या करता हूँ, ये जो सिंबल्स बने हुए हैं इन सिंबल्स को एक बार पहचान लीजिए, उसके बाद हम बात करेंगे। सिंबल में अगर आप इसमें पेडिग्री एनालिसिस एक्चुअली है क्या, हम यहाँ करते ही हैं कि जो हम ऐसे पढ़ते हैं, मतलब पेडिग्री एनालिसिस में कि जैसे हमारे पूर्वजों को या फिर हमारे जो परिवार है, हमारी जो एंसेस्टर्स है, हमारे जो पूर्वज हैं, उनमें कैसी बीमारियां थी, फिर वो बीमारियां जो हैं आगे आने वाली जनरेशन्स में किस तरह से ट्रैवल होंगी। जैसे सपोज करो मुझे मेरे पापा से कुछ मिला है, मैं उसको आगे अपनी संतान को कैसे भेजूंगा, इस बात की यहाँ पर हम एनालिसिस करते हैं। डिजीजेज के बारे में जानते हैं, एक्स लिंक्ड डिजीज, जो डिजीज एक्स क्रोमोसोम पर है वो आगे कैसे ट्रैवल होती हैं, जो डिजीज के जीन ऑटोसोम्स पर है वो आगे कैसे जाते हैं, किस तरह से हमारे आने वाली जनरेशन उनसे प्रभावित होंगी। तो यहाँ पर बहुत सारी फायदे की बात भी है कि हम ये पहचान भी सकते हैं कि जैसे मान लो किसी की फैमिली में कोई डिजीज है तो हम ये जान सकते हैं कि आने वाली जनरेशन क्या इससे प्रभावित होंगी, क्या नहीं होंगी। तो इसके लिए हम पेडिग्री एनालिसिस करते हैं। यहाँ से एक दो क्वेश्चन आपको जरूर आता है, एक सवाल तो पक्का आता ही है, एक तो आ ही जाता है, तो उसके लिए आपको ये सिंबल्स पहचानने जरूरी हैं। सबसे पहले अगर आपको एक ऐसा स्क्वायर मिलता है तो मेल है, ये नीट में यहाँ इस बार सवाल आया था, मैं बताऊंगा क्या क्वेश्चन नीट में आया था इस बार। और ये मेल है और ये गोला है तो फीमेल है। सेक्स स्पेसिफाइड अगर ऐसा दिया है तो अगर इसमें कलर भरा हुआ है तो अफेक्टेड है, अफेक्टेड मेल, अफेक्टेड फीमेल, अफेक्टेड सेक्स इन अनस्पेसिफाइड। ये अगर ये ऐसे जुड़ा हुआ है, बीच में से एक डंडा लगा हुआ है, तो उसको कहते हैं मेटिंग हुआ है। ये नीट में 2023 में भी आया था ये वाला सवाल, तो ये पूछा था ये क्या दिखाता है, तो ये दिखाता है रिलेटिव्स के बीच में जो मेटिंग होती है तो उनको हम कॉन्सेंजुइनियस मेटिंग कहते हैं, कॉन्सेंजुइनियस मेटिंग कहते हैं। और ये डबल जो डंडे लगे हुए हैं इससे इसको शो करते हैं। तो ये याद करने एक्चुअली मेरे को, मतलब पहले कभी आया था नीट में तो इस बार पर ये आ गया था, तो थोड़ा ध्यान से देखना। लिखा है पेरेंट्स अबव एंड चिल्ड्रन बिलो इन ऑर्डर टू बर्थ लेफ्ट टू राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है, जैसे मान लो ये ऊपर पेरेंट्स होते हैं और आपको अगर चिल्ड्रन जैसे पढ़ना भी पहली जनरेशन का पहला बच्चा, तो पहली जनरेशन का पहला बच्चा ये है और दूसरा बच्चा ये है, ठीक है, और तीसरा बच्चा इसके बाद होता। ध्यान रखना बच्चा यहाँ इस लाइन में जितने भी आएंगे वो सब ऐसे ही बोलेंगे कि वो पहला बच्चा है और या दूसरा, जो भी इस लाइन में आएगा सीधा, मतलब ये सेकंड जनरेशन है, ये फर्स्ट जनरेशन है पेरेंट वाली, इसके बाद थर्ड जनरेशन आएगी, इस तरह से होता है। तो उस जनरेशन में लेफ्ट टू राइट हम पढ़ते हुए जाते हैं कि पहली संतान लेफ्ट पर होगी और नेक्स्ट जो होगी वो अगले वाली होगी। क्लियर है। फिर यहाँ अगले वाला लिखा है, ये दिखा है पेरेंट्स विद मेल चाइल्ड अफेक्टेड। अगर मान लो ये पेरेंट्स हैं दोनों, ये फीमेल पेरेंट है और ये मेल पेरेंट है और ये बच्चा जो है आगे बीमार दिखा है, तो उसमें कलर भरा हुआ है ऐसा डार्क। अगर ऐसा लिखा है 5 लिखा है 4 3 2 कुछ भी, तो लिखा है 5 अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग, मतलब एक ही जगह पे लिखा होगा ऐसा 5, तो इससे समझ जाओगे 5 बच्चे अलग से हैं जो बीमार नहीं है। क्लियर है। चलो
फिर हम यहाँ पे अभी पढ़ते हैं, आगे फिर समझाएंगे कैसे कैसे इनहेरिटेंस होता है। जो आपकी किताब में है उसी को मैं समझाने की कोशिश करूंगा, ज्यादा पेपर में नहीं आता, पर इसी को समझ लो, यही बहुत बड़ी बात है। यहाँ लिखा है द आइडिया दैट डिसऑर्डर्स आर इनहेरिटेड हैज बीन प्रिवेलिंग इन ह्यूमन सोसाइटी सिंस लॉन्ग। दिस वाज बेस्ड ऑन द हेरिटेबिलिटी ऑफ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स और फैमिली। After the rediscovery of Mendel's work, the practice of analyzing inheritance pattern or the traits in human being began. Since it is evident that control processes that can be performed in the pea plant or some other organism are not possible in case of some other organism. जैसे मटर में तो हमने एक्सपेरिमेंट कर करके देख लिया कि भाई क्या आने वाली जनरेशन में मिलेगा, लेकिन हर एक जो इंडिविजुअल है धरती पर, हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर ऐसा हम क्रॉस करा करके नहीं चेक कर सकते हैं कि क्या होगा। तो उसके लिए हम यहाँ अजम्पशंस का यूज करते हैं, पेडिग्री एनालिसिस का यूज करते हैं कि भाई ऐसा होगा तो ऐसा हो सकता है। लिखा है नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग। स्टडी ऑफ द फैमिली हिस्ट्री अबाउट इनहेरिटेंस ऑफ ए पर्टिकुलर ट्रेट प्रोवाइड एन alternative such as analysis of trait in several generations of family is called pedigree analysis. In the pedigree analysis, the inheritance of a particular trait is represented in the family tree over generations. In human genetics, pedigree study provides a strong tool which is utilized to trace the inheritance of a specific trait, abnormality or disease. Some of the important standard symbol used in the pedigree analysis, symbol आपको सारे बता दिए हैं, मेल फीमेल, बीमार मेल कैसे शो करते हैं, ये आपके समझ में आ गया होगा। अगर क्या है, you have studied in this chapter and each and every feature in an organism is controlled by one or the other gene located on the DNA प्रेजेंट। तो ये कह रहे हैं कि जो भी कैरेक्टर, जितनी बीमारियां होती हैं, सब वो जो है डीएनए पर जिनके जीन प्रेजेंट होते हैं। आपको पता ही है सारे जीन सभी बीमारियों के डीएनए पर प्रेजेंट होते हैं। और इन द क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर, मतलब क्रोमोसोम आपको पता ही है डीएनए का बना होता है। लाइक क्रोमोसोम के अंदर डीएनए और बहुत सारी प्रोटीन्स मिलकर के क्रोमोसोम बनाती है। मेन पार्ट उसका डीएनए है जिसमें कि इंफॉर्मेटिव पार्ट है, इंफॉर्मेशन रखता है, वो होता है। तो उसमें हमें पता है कि जीन्स आर लोकेटेड ऑन द डीएनए और सर्टेन सेगमेंट्स ऑफ द डीएनए आर जीन। कुछ सेगमेंट जो होते हैं डीएनए के वो आपके जीन कहलाते हैं, थोड़ा थोड़ा दूर पे होते हैं, तो वो जीन होते हैं, वही आपकी कैरेक्टर्स को आगे इनहेरिट करते हैं। डीएनए इज द कैरियर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, इट इज हेंस, यहां ध्यान से मार्क कर लो इसको। डीएनए में से बता दूं आपको केमिकल बेसिस है इनहेरिटेंस का और फिजिकल बेसिस है क्रोमोसोम। ऐसा सवाल आता है कि इनहेरिटेंस का फिजिकल बेसिस कौन है, तो आप बताओगे क्रोमोसोम है, केमिकल बेसिस ये है डीएनए। एंड इज द हेंस ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू द अदर विदाउट एनी चेंज और अल्टरेशन। However, change or alteration do take place occasionally. Such an alteration or change in the genetic material is referred to as mutation. A number of disorders in human beings have been found to be associated with the inheritance of change or altered gene or chromosomes. ठीक है, कह रहे बहुत सारे जो ऐसे बीमारियां हैं हमारे अंदर जो कि जीन में परिवर्तन, बदलाव होने के कारण होती है। जो कैसे इनहेरिटेड होती हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो फिर से यहाँ मेंडेलियन इनहेरिटेंस के बारे में बात करिए। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ कुछ चीज बता रहा हूँ जो कि हमें काम आने वाली है, उसको आप ध्यान से देखो। ऐसा है भाई, 4 प्रकार की मुख्य डिजीज होती है मेनली। जैसे मान लो हम कहते हैं सबसे पहले ऑटोसोमल डिजीजेस। और ऑटोसोमल डिजीजेस कौन होती हैं? ऑटोसोमल डिजीजेस वो होती हैं जिनके जीन ऑटोसोम्स पर स्थित होते हैं, मतलब जिनके जीन कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ऑटोसोम पर प्रेजेंट होते हैं। ये आपको पता है ना ऑटोसोम क्या होते हैं? ऑटोसोम मतलब सेक्स क्रोमोसोम से अलग जो सोमैटिक क्रोमोसोम्स होते हैं, दे आर कॉल्ड एज ऑटोसोम्स। तो ऑटोसोमल डिजीज उनके कारण होती है, उनके जीन ऑटोसोम पर होते हैं। कोई बीमारी अगर ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है तो वो आपको कैसे होगी, मतलब कैसे उसको शो करते हैं? देखो बीमारी है ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज, दैट मीन्स अगर जीन रिसेसिव होगा, दोनों एलील अगर रिसेसिव होंगे तो बीमारी होगी। अगर मान लो कोई पर्सन ऐसा है स्मॉल ए अगर वो है, मतलब दोनों एलील रिसेसिव हैं, तो इस पर्सन को डिजीज होगी। अगर मान लो कोई पर्सन हेटेरोजाइगस है तो वो बीमार नहीं होगा, डिजीज फ्री होगा। समझ आया ना? उसको बीमारी नहीं होगी क्योंकि इसके अंदर एक डोमिनेंट एलील है। अगर उसके अंदर दोनों डोमिनेंट एलील है तो भी वो डिजीज फ्री होगा। तो ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज तभी होती हैं जब दोनों एलील रिसेसिव हो जाते हैं। दोनों एलील अगर काम नहीं करते हैं तो बीमारी जो है वो ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर कहलाता है। और अगर जीन उनका ऑटोसोम्स पर है, पहली बात तो कैरेक्टर का जीन ऑटोसोम पर हो, दूसरा दोनों एलील रिसेसिव हो, तो बीमारी होगी। ठीक है, चलिए
अगर बीमारी है ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज, तो आपका कंडीशन ये होगी कि ये जो होंगे हेट्रोजाइगस वाले, इनको डिजीज होगी, क्योंकि अब बीमारी जो है वो डोमिनेंट जीन के कारण है। अगर ऐसा होमोजाइगस कंडीशन है तो भी बीमारी होगी, पर अगर जो ये रिसेसिव होंगे तब इनको डिजीज नहीं होगी, तब ये डिजीज फ्री होंगे। क्लियर है? क्योंकि भाई बीमारी जो है वो डोमिनेंट एलील के कारण हो रही है, तो इसलिए जहां जहां डोमिनेंट एलील होगा वहां वहां बीमारी होगी। क्लियर है? ऐसे ही बीमारी होती है एक्स लिंक्ड। अगर मान लो सेक्स लिंक्ड भी कहते हैं, सेक्स लिंक्ड डिजीज, अगर मान लो ऐसा सीन है कि कोई बीमारी का जीन एक्स क्रोमोसोम पर है, और अगर एक्स क्रोमोसोम पर दोनों पर है और ये लड़की है, और एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज की हम बात कर रहे हैं, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज, यानी कि रिसेसिव एलील के कारण बीमारी हो रही है। आपको पता है रिसेसिव एलील कब बीमारी करता है? जब दोनों ही एलील रिसेसिव हो जाएं तभी बीमारी होगी। तो अगर मान लो इस लड़की है, ये एक्स क्रोमोसोम जिसके दिखाया हमने, इसके दोनों एलील पर रिसेसिव क्रोमोसोम है, मैं छोटे में शो करता हूँ, स्मॉल एच, मान लो ऐसा है, तो दोनों एलील रिसेसिव हो गए हैं। तो दोनों एलील जब रिसेसिव हो गए हैं तो ऐसे में लड़की को क्या होगी? डिजीज होगी। जो भी बीमारी का ये मतलब जो भी बीमारी का जीन होगा तो वो बीमारी हो जाएगी। लेकिन अगर लड़की में ऐसा है कि एक एलील नॉर्मल है और एक के ऊपर रिसेसिव एलील है, तब लड़की बीमार नहीं होगी, लड़की उस टाइम पर कहलाएगी कैरियर। क्यों? क्योंकि ये बीमार नहीं होगी, क्योंकि उसके अंदर एक एक्स क्रोमोसोम नॉर्मल है और एक एक्स क्रोमोसोम के ऊपर जीन रिसेसिव है, तो लड़की नॉर्मल होगी बट कैरियर होगी। कैरियर बट नॉर्मल, ये जरूर ध्यान रखना है, कैरियर बट नॉर्मल। बीमार नहीं होगी, बीमारी नहीं शो करेगी, क्योंकि इसके अंदर एक डोमिनेंट एलील नॉर्मल है, और अगर दोनों एलील नॉर्मल है तो फिर ये नॉर्मल ही होगी, फिर तो बीमार बिल्कुल नहीं हो, मतलब इसके अंदर जीन ही नहीं होगा फिर तो। लेकिन अगर आप मेल के अंदर जाओगे इसी बीमारी को लेकर के, तो मेल में अगर मान लो ये XY क्रोमोसोम है तो ये तो लड़का होगा नॉर्मल, ये बीमार नहीं होगा। लेकिन अगर मान लो कंडीशन ऐसी हो जाए कि इसका एक अंदर एक एक्स क्रोमोसोम हो और उसके अंदर रिसेसिव एलील आ जाए, तो ये लड़का बीमार होगा, क्योंकि जो वाई इसका जो दोस्त है बराबर वाला, वाई क्रोमोसोम पर उस जीन का वो जीन होता ही नहीं है, तो उसके अंदर पहली बात तो एक ही डोमिनेंट एलील था और वही हो गया रिसेसिव, तो लड़का होगा बीमार। तो जो सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है वो बॉयज में होने की संभावना ज्यादा होती है, क्योंकि बॉय में एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है और उसका जो डोमिनेंट वाला एलील है वो अगर एक ही रिसेसिव हो जाएगा तो काम खराब हो जाएगा। समझ आया ना? ये वाली सीन होगा। अगर इसी तरह से एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिजीज है, तो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिजीज में ये होगा कि अगर डोमिनेंट एलील है तो बीमार होगा, और अगर मान लो एक रिसेसिव एलील है तो भी बीमार होगा। और वही जैसे ऑटोसोमल का है, तो दोनों पर रिसेसिव होना जरूरी है। मेल के अंदर ये होगा कि मेल में अगर एक ही एक्स लिंक एक ही एक्स क्रोमोसोम है, अगर इसी पे डोमिनेंट एलील आ गया तो लड़का बीमार हो गया, इस पर रिसेसिव है तो लड़का बीमार नहीं होगा। क्लियर है? तो इस तरह से एक्स लिंक रिसेसिव, एक्स लिंक डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव, ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीजेज होती हैं, और भी होती हैं सेक्स लिमिटेड डिजीज भी होती हैं, जो यहाँ बताया नहीं गया। तो यहाँ 2-4 तरह की बातें हैं, पर इसी को अपन समझना है, इसी को लेके आगे बात हो रही है, इसी पे आपसे सवाल भी पूछे आएंगे, हमें तो सवाल करना है, ज़्यादा झक नहीं मारनी है। ठीक है? तो एक बार हम पैराग्राफ पढ़ते हैं फिर आगे बात करेंगे। यहाँ लिखा है मेंडेलियन डिसऑर्डर्स, जो मतलब मेंडल के द्वारा, मतलब मेंडेलियन इनहेरिटेंस की तरह जिनका इनहेरिटेंस होता है उनके बारे में बात हो रही है। मतलब जिस तरह से मेंडल कहते थे ऐसे इनका भी इनहेरिटेंस होता है, तो ये मेंडेलियन इनहेरिटेंस शो करते हैं। तो यहाँ लिखा है ब्रॉडली जेनेटिक डिसऑर्डर्स में बी ग्रुप्ड इनटू 2 कैटेगरीज, मेंडेलियन डिसऑर्डर एंड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर तो ये है कि क्रोमोसोम की प्रॉब्लम है, मतलब वो तो क्रोमोसोम में अगर कुछ हो गया है, क्रोमोसोम में इंसर्शन हो गया, डिलीशन हो गया, कट गया, हट गया, टूट गया, वो तो अलग बात है। ठीक है? लिखा है मेंडेलियन डिसऑर्डर आर मेनली डिटरमाइंड बाय द अल्टरेशन और म्यूटेशन इन द सिंगल जीन। तो मेंडेलियन जो भी होते हैं वो सिंगल जीन में म्यूटेशन के कारण है, मतलब एक जीन का जो इनहेरिटेंस है वो यहाँ पर देखा जाता है। And these disorder are transmitted to the offspring on the same line as we have studied in the principle of maintenance। मतलब ये ऐसे ही संतानों में जाते हैं जिस तरह से मेंडल के द्वारा चुने गए लक्षण जो थे वो अपनी संतानों में आगे भेजते थे, जाते थे, इसी तरह से ये भी जाएंगे। ठीक है? क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस इस तरह से नहीं होती जो मेंडल की तरह से। क्रोमोसोमल में प्रॉब्लम ये है कि मान लो एक इंडिविजुअल के अंदर क्रोमोसोम में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो वो शायद से आगे ऑफस्प्रिंग में संतान पैदा ही ना कर पाए, इस तरह की चीजें होती हैं। क्रोमोसोमल एबरेशंस के कारण बंदा बचता ही नहीं है, तो वो इनहेरिटेंस तो क्या ही करेगा, ऐसा है। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर बड़े लेवल के होते हैं, उसमें कई कई जीन प्रभावित होते हैं। ठीक है?
तो यहाँ लिखा है दिस डिसऑर्डर आर ट्रांसमिटेड टू द ऑफस्प्रिंग ऑन द सेम लाइन एज वी हैव स्टडीड इन द प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस. द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ सच मेंडेलियन डिसऑर्डर कैन बी ट्रेस्ड in a family by the pedigree analysis. Most common and prevalent Mendelian disorder are hemophilia हम पढ़ेंगे, cystic fibrosis यहाँ पढ़ दिया नहीं है, sickle cell anemia हम पढ़ेंगे, color blindness पढ़ेंगे, phenylketonuria हम पढ़ चुके हैं, thalassemia हम पढ़ेंगे. cystic fibrosis के लिए मैं आपको बता दूं, cystic fibrosis के लिए आप नोट कर लो कि cystic fibrosis इतना तो पता ही रहना चाहिए आपको एटलीस्ट कि ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है. ये तो एटलीस्ट पता ही हो, बाकी कुछ पता हो ना हो, पर ये तो पता हो कि ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर होता है सिस्टिक फाइब्रोसिस, जिसमें कि क्लोराइड आयन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म फेल हो जाता है. इतना भी पता कर लेना बहुत है. मतलब ये सवाल कभी कभी आता है कि इसका कौन से आयन से रिलेशन होता है. ठीक है, चलो फिर ये बाकी सब तो पढ़ेंगे क्योंकि किताब में दिया गया है. ठीक है, यहाँ लिखा है कि मेंडेलियन डिसऑर्डर मे बी डोमिनेंट और रिसेसिव, हमने बताया अभी. बाय पेडिग्री एनालिसिस कैन इजीली अंडरस्टैंड वेदर द ट्रेट इन क्वेश्चन इज डोमिनेंट और रिसेसिव. सिमिलरली द ट्रेट मे आल्सो बी लिंक्ड टू द सेक्स क्रोमोसोम और नॉट, जैसे कि हीमोफीलिया एक सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है. इट इज एविडेंट दैट दिस एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट शो ट्रांसमिशन फ्रॉम कैरियर फीमेल टू मेल प्रोजेनी. अपन अभी पढ़ेंगे कैसे कैरियर फीमेल से मेल प्रोजेनी में जाता है. A representative pedigree is shown in the 5.14 for dominant and recessive trait. Discuss with your teacher and design pedigree for characters linked to both autosomes and sex chromosomes. तो अपन अभी एक दो लेके समझाते हैं. देखो सबसे पहले आप एक बात समझो, ये पेडिग्री का चार्ट बना हुआ है. हमें बिल्कुल नहीं पता है कौन सी बीमारी का चार्ट है. मैं आपको बता दूं ये बात कि हमें बिल्कुल क्लियर आइडिया नहीं है कौन सी बीमारी का चार्ट है. तो यहाँ पर आप देखोगे ये चार्ट बना हुआ है, इसमें मुझे दिख रहा है ये सबसे पहले जो है अफेक्टेड फीमेल दिख रही है मेरे को. ये मेल अफेक्टेड नहीं है. एक अफेक्टेड मेल ये है, एक अफेक्टेड फीमेल ये है, एक अफेक्टेड फीमेल ये है. ब्लाइंड चार्ट है मान रहा हूँ मैं, इसको मान रहा हूँ कि मेरे को पता ही नहीं है कि चार्ट कौन सी बीमारी का है. तो मैं इसको अपने ढंग से सोचता हूँ. मैं क्या देख रहा हूँ, पेरेंट्स बीमार है, पेरेंट्स ऊपर बीमार है और पेरेंट्स ने आगे इनहेरिट किया है इस जनरेशन में. दो बच्चों को इन्होंने भेजा है, इसको भेजा है और इसको भेजा है. इन्होंने भी आगे, इनकी शादी हुई तो इन्होंने भी आगे भेजा है. मतलब यहाँ जनरेशन गैप नहीं हो रहा है, जनरेशन स्किप नहीं हो रही है. अगर इनकी शादी हो जाती इनकी तो भी ये शायद से इस बीमारी को आगे भेजते, मे भी भेजते, पर इन्होंने इनकी हुई है तो इन्होंने तो भेजा ही है, आगे दिखाई दे रहा है. यानी कि जनरेशन गैप बिल्कुल नहीं हुआ है. अगर जनरेशन गैप नहीं होता है कभी भी तो आप पहला ध्यान रखेंगे कॉन्सेप्ट कि जनरेशन अगर स्किप नहीं हो रही है तो डिजीज जो है वो डोमिनेंट है. अगर जनरेशन स्किप नहीं हो रही है तो डिजीज जो है वो कैसी है, डोमिनेंट डिजीज है, डोमिनेंट होगी डिजीज. ठीक है, ये ध्यान रखना. तो उसमें दूसरा बात ये है कि जैसे ये फीमेल है तो फीमेल ने फीमेल को भेजा है, तो आप देख सकते हो फीमेल है ये, इन्होंने फीमेल ने मेल को भी भेजा है, मेल को भेजा है यानी कि यहाँ भी, और यहाँ फीमेल को भेजा है, यहाँ भेजा है, और इन्होंने फीमेल ने फीमेल को भेजा है. तो मैं इसको समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ. मान लो मैं मानता हूँ कि ये बीमारी का जो चार्ट है ये एक एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज का चार्ट है, ऐसा मैं मान लेता हूँ. आपको भी ऐसे सोचना है. और एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज का चार्ट है तो मैं सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखनी है. अगर आप कभी भी ये मानते हो कि चार्ट मेरा एक्स लिंक्ड का है और वो भी एक्स लिंक्ड रिसेसिव का है, तो आपको ध्यान रखना है उस चार्ट में ये ज़रूर होना चाहिए बीमारी फीमेल टू मेल और मेल टू फीमेल ऐसे ट्रांसमिशन हो, या फिर मेल टू मेल ऐसे हो, मतलब वाया ओपोजिट सेक्स. इस तरह का आपको चार्ट में मिलना चाहिए. इसे कहते हैं क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस. अगर आपको ऐसा दिख रहा है और आपकी सारी बातें फिट हो रही हैं तो चार्ट आपका मे बी एक्स लिंक्ड रिसेसिव का हो. क्लियर है, ये होना चाहिए, मतलब ये चार्ट में दिखना चाहिए आपको, क्योंकि एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज जो है वो इस तरह से अपोजिट सेक्स के द्वारा ही आगे इनहेरिट होती है. समझ रहे हो, क्योंकि फीमेल अगर एक एक्स क्रोमोसोम मेल को देगी और मेल अपना एक्स क्रोमोसोम हमेशा फीमेल को देता है. ठीक है ना, मेल तो हमेशा फीमेल को देगा ना एक्स क्रोमोसोम, तो मेल हमेशा यहाँ जैसे है मेल टू फीमेल जाएगी डिजीज, अगर मेल के पास है फीमेल टू जाएगी मेल. इस तरह से ट्रांसमिट होती हैं. ये चार्ट में आपको दिखना चाहिए अगर बीमारी एक्स लिंक्ड रिसेसिव है तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस चार्ट को मान रहा हूँ खुद से ऐसी कि ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव का चार्ट है. तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे लड़की बीमार है, कैसी, एक्स बीमार है और दोनों एलील रिसेसिव होंगे इसके पास.
तो इसके पास दोनों एलील रिसेसिव हैं, तो इसका मतलब इसके पापा के पास भी एक रिसेसिव होना चाहिए था। और जबकि पापा बीमार नहीं दिखाए हैं, पापा ठीक दिखाए गए हैं, तो इसका मतलब बीमारी एक्स लिंक रिसेसिव नहीं है। क्लियर है? यहीं कट गया। एक्स लिंक रिसेसिव डिजीज तब होती अगर पापा बीमार भी होते, क्योंकि हमेशा ये बीमारी अगर लड़की में दिख रही है, एक्स लिंक रिसेसिव है, तो माँ से नहीं आती। माँ तो देगी ही एक एक्स, दूसरा एक्स पापा देंगे, और पापा के पास बीमारी नहीं है, पापा ठीक ठाक दिख रहे हैं, तो ये डिजीज एक्स लिंक रिसेसिव नहीं है। क्लियर है? दूसरा, अब मैं मान रहा हूँ इसको डिजीज को ऑटोसोमल रिसेसिव मान लेता हूँ। तो ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज अगर ये है तो ये दो बीमार हैं, ये ऐसे दोनों एलील रिसेसिव होंगे, ये यहाँ पे रिसेसिव एलील होंगे, ये आपके हेट्रोजाइगस होंगे क्योंकि एक स्मॉल ए इन्होंने दिया होगा। और यहाँ पर अगर जाओगे माँ को देखोगे तो माँ आपकी में भी ऐसी होगी, और ये पापा होंगे आपके ऐसे हेट्रोजाइगस, इनका लड़का होगा ऐसा स्मॉल हेट्रो। ठीक है? तो ये चार्ट में भी ऑटोसोमल रिसेसिव का हो सकता है। ठीक है? किसका हो सकता है? ऑटोसोमल रिसेसिव का। लेकिन इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम है, अगर बीमारी ऑटोसोमल रिसेसिव होती है तो जनरेशन गैप आ जाता है, मतलब एक जनरेशन में बीमारी छोड़ देती है फिर अगली में आ जाती है, इस तरह से दिखाई देता है चार्ट्स के अंदर। लेकिन ये चार्ट आपका पेपर में अगर आएगा तो ये ऑटोसोमल रिसेसिव पर फिट होगा बिल्कुल से, ये ध्यान रखना। ठीक है? बिल्कुल ध्यान रखना, फिट हो जाएगा। ठीक है? जब तक कि अगर बताया नहीं गया, अगर आपको बता ही दिया गया कि चार्ट जो है ये ऑटोसोमल डोमिनेंट का है या जिसका भी है तो अलग बात है, पर अगर नहीं बताया तो ये ऑटोसोमल रिसेसिव में सेट हो सकता है। देख सकते हो आप, हो गया है ना? हो सकता है। क्लियर है? अगर बीमारी ऑटोसोमल डोमिनेंट है तो डोमिनेंट में आप देखोगे ये माँ बीमार है, ये कैसी होंगी, ये ऐसी होंगी या फिर ऐसी होंगी, तो आपको पता लगना चाहिए कि ये पहले वाला होगा, क्योंकि दूसरे वाला अगर होता, मतलब ये अगर ऐसी होती, दोनों एलील डोमिनेंट होते ना, तो ये सब बच्चे बीमार होते, इसको भी देती, इसको भी देती, समझ रहे हो? तो कोई ना बचता। इसका मतलब मदर कैसी है? हेट्रोजाइगस है और ऑटोसोमल डोमिनेंट शो कर रही है। इन्होंने एक एलील, पापा होंगे ऐसे, इन्होंने एक एलील डोमिनेंट यहाँ दिया, ये ऐसी हुई, इन्होंने एक एलील डोमिनेंट वाला यहाँ दिया, ये ऐसे हुए, इनके पापा रहे होंगे होमोजाइगस रिसेसिव, इन्होंने एक एलील डोमिनेंट यहाँ दिया, तो बीमारी ऑटोसोमल डोमिनेंट हो सकती है। ये चार्ट ऑटोसोमल डोमिनेंट में फिट हो रहा है। और इसमें एक और खास बात है कि जनरेशन गैप नहीं है, यहाँ भी बीमारी है, यहाँ भी बीमारी है, यहाँ भी बीमारी है, मतलब हर लेवल पे बीमारी हो रही है। तो चार्ट आपका ऑटोसोमल डोमिनेंट में भी फिट बैठ रहा है। क्लियर है? समझ आई? एक और चार्ट है, उसको भी देख के समझते हैं। देखो ये जैसे ये चार्ट है, तो अगर मैं कहूँ कि भाई ये तो चार्ट ऑटोसोमल रिसेसिव का है, तो सबसे पहली बात तो इसमें वो है ही नहीं मदर टू फादर, मदर टू सन टू डॉटर, ऐसा तो दिख नहीं रहा है। ठीक है? पर फिर भी मैं मान लूंगा, मैं मान लेता हूँ उसको। तो ये लड़का बीमार दिख रहा है, तो लड़के बीमार दिख रहा है, तो मैं कह रहा हूँ एक्स लिंक्ड रिसेसिव में ऐसा लड़का बीमार होगा, मदर इसकी कैरियर होगी, क्योंकि माँ ने इसको एक्स दिया होगा अगर एक्स लिंक्ड रिसेसिव है तो, और मदर कैरियर है और ये लड़की बीमार है, यहाँ पे ये लड़की बीमार है और बीमारी एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, तो दोनों पर होगा इसके। फिर वही बात है, पापा बीमार नहीं है, तो चार्ट एक्स लिंक्ड रिसेसिव का नहीं है, वरना एक एक्स ये देते इस लड़की को और फिर पापा बीमार दिखाई देने चाहिए थे, जबकि वो दिखाई नहीं दिए, तो इसका मतलब चार्ट एक्स लिंक्ड रिसेसिव का नहीं है। क्लियर है? और एक्स लिंक्ड डोमिनेंट का भी नहीं है। डोमिनेंट का चार्ट होता ना तो पेरेंट्स बीमार दिखाई देते, डोमिनेंट डिजीज पेरेंट्स से डायरेक्ट आई होगी और पेरेंट्स बीमार दिखाई नहीं दे रहे, तो डोमिनेंट वाला तो प्रोबेबिलिटी खत्म हो जाता है। क्लियर है? अब आप देखो ये चार्ट ऑटोसोमल रिसेसिव का है कि नहीं, तो यहाँ पर हम देखते हैं ये दोनों एलील होंगे रिसेसिव, इनके माँ बाप दोनों हेट्रोजाइगस हो सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, कैरियर हो सकते हैं, ये बीमार हो सकता है, ये दोनों कैरियर हो सकते हैं, तभी लड़की बीमार होगी और ये तभी बीमार होगा अगर ये कैरियर हुए होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये चार्ट जो है ऑटोसोमल रिसेसिव में फिट बैठ रहा है। ठीक है? इनकी पहली संतान ये कही जाएगी, दूसरी संतान ये बोली जाएगी, तीसरा ये बोला जाएगा, चौथा ये, पांचवा ये और छठा ये, मतलब सेकंड जनरेशन में ऐसे बोलते हैं। सेकंड जनरेशन में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा ऐसे बोलते हैं। इनके जीनोटाइप भी आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं, ऐसा पूछ सकते हैं कि इनका जीनोटाइप क्या होगा, ऐसा सवाल बनेगा। क्लियर है? ध्यान रखना, ये थर्ड जनरेशन है, थर्ड जनरेशन में पहला बच्चा ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, इनका जीनोटाइप पूछेंगे तो ये कैसे होंगे? हेट्रोजाइगस होंगे, क्योंकि ये बीमार तो है नहीं। ठीक है? ध्यान रखना, समझ रहे हो? मे बी ये ऐसे भी हो सकते हैं, इट डिपेंड्स, कैसा भी हो सकते हैं। ठीक है? क्योंकि यहाँ से ऊपर से आया होगा तो इन्होंने ऐसा भी दिया होगा, तो ये देख लेना ऑप्शन कैसा है आपके साथ। ठीक है? पेपर में तो ये दो चार्ट बने हुए थे, मैंने इनको पूरा समझाया है, पर यहाँ पर तो बताया गया है, चार्ट के नीचे लिख के दिया है कि पहला चार्ट जो है वो आपका डोमिनेंट डिजीज का है, दैट इज ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। यहाँ से आपको ये लर्न भी करना है
कि मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी एक ऑटोसोमल डिजीज है, डोमिनेंट डिजीज है। एक सवाल है आपको मिल जाएगा पेपर में यहाँ से कि इनमें से कौन एक ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज आप बताओगे मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। एक यहाँ पर दिया है कि चार्ट जो है वो सिकल सेल एनीमिया का है, दैट इज ए ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज। तो हमें ये भी पता है, हम आगे जाके पढ़ेंगे भी कि सिकल सेल एनीमिया एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है। तो होप सो आपको जो ये समझ में आया होगा क्या चक्कर है, कैसे पेडिग्री एनालिसिस होती है। अगर आपको नहीं समझ आया तो मैं आपको एक वीडियो बना के दूंगा पेडिग्री एनालिसिस की, पूरा वीडियो, इसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में ही डाल दूंगा, वो आप बाद में देख लेना, ठीक है ना। समझ रहे हो मेरी बात को। तो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी पेडिग्री एनालिसिस की वीडियो, एक और पूरी बड़ी। लेकिन आपको नीट में ज़्यादा नहीं जानना है, इतना ही जानना इतना मैंने बताया है। बस आंखें खुली, दिमाग खुली, ध्यान से रखना है, ध्यान से पढ़ना है, तभी आप उसको कर पाओगे। समझ रहे हो, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। मतलब आपको नीचे से चार्ट सॉल्व करना है, हमेशा ये भी दिमाग में डाल के रखना है। चार्ट पेडिग्री का कहाँ सॉल्व करना है, नीचे सॉल्व करना है। नीचे सबसे पहले आप जीनोटाइप लिखोगे, उसके बाद आप काम करना शुरू करोगे। अगर पेरेंट्स बीमार दिख रहे हैं तो आप उसे डोमिनेंट चार्ट मान के चल सकते हो शुरुआत में। अगर नहीं है दिख रहे हैं तो आप उसे मानो ही मत डोमिनेंट। अगर आपको क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस दिख रही है तो आप उसे एक्स लिंक्ड रिसेसिव मान करके काम कर सकते हो। आप अपना जीनोटाइप लिखोगे तो आपको पता चल जाएगा सेट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। या फिर आपको सीधा सीधा ऐसे बताएंगे कि नीचे दिया गया चार्ट फलानी बीमारी का है, तो आपको पता ही चल जाएगा कि चार्ट कौन सी बीमारी का है। बस उसमें आपको पूछेंगे पहली जनरेशन के दूसरे बच्चे का जीनोटाइप बताओ, तो आपको केवल जीनोटाइप बताना है। क्लियर है। तो इस वीडियो में हम फिर यहीं तक रखने वाले हैं क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर हो जाएगा पूरा एकदम खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा इस चैप्टर के अंदर। फिर हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वाला, और 11th क्लास में मैं आपको स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल करा रहा हूँ। वहाँ पर आपको जल्दी ही कॉकरोच वाली वीडियो मिलने को तैयार है। बस कॉकरोच मिलेगा आपको उस वीडियो में, आप कॉकरोच शुरू करेंगे, ठीक है ना बात। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय। बहुत अच्छा लगा आपके साथ काम करके और आपने वीडियो देखी होगी पूरी। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। शेयर कीजिएगा दोस्तों को। टेक केयर।